नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की नई रणनीति की, चुनाव आयोग पर सच साबित होते विपक्ष के आरोपों की, देखेंगे एक बार फिर ईवीएम पर उठते सवालों को, शाह से मीटिंग के बाद जेडीयू दफ्तर क्यों दौड़े नीतीश कुमार, जानेंगे उमर खालिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। अगस्त से अब तक 808 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है रद्द। 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर खत्म हो जाता है पार्टियों का रजिस्ट्रेशन। मद्रास हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश, रैलियों से संपत्ति को नुकसान हुआ तो पार्टी को करनी होगी भरपाई। अदालत ने सरकार को नियम बनाने के लिए दिया 24 सितंबर तक का समय। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित, एबीवीपी के आर्यन मान ने अध्यक्ष और एनएसयूआई के राहुल झांसला ने जीता उपाध्यक्ष चुनाव। 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 387 अंकों की गिरावट के साथ 82,626 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 96 अंकों की गिरावट के साथ 25,327 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी वोट चोरी पर एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। कांग्रेस वोट चोरी रोकने के लिए पूरे देश में वोट रक्षक अभियान शुरू कर रही है, तो हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। कांग्रेस के आक्रामक रुख से बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है। तो क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान और राहुल गांधी ने अब क्या किया खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर कभी न्यूक्लियर बम फोड़ रहे हैं तो कभी देसी बम। कांग्रेस नेता सबूतों को सामने ला रहे हैं तो चुनाव आयोग राहुल के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहा है। चुनाव आयोग के समर्थन में बीजेपी नेताओं की फौज उतर पड़ी है। इसे लेकर भी कांग्रेस बीजेपी को घेर ही रही है। चुनाव आयोग की योजना का बीजेपी को सबसे बड़ा या कहें कि इकलौता लाभार्थी माना जा रहा है। राहुल गांधी ने अब एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। चौकीदार भले ही चोरों को बचा रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने अब चोरी रोकने की तैयारी कर ली है और इसके लिए पूरे देश में राहुल गांधी वोट रक्षक अभियान का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इस अभियान का मकसद वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार का असली चेहरा सामने लाना होगा। जिन सीटों पर अभियान की शुरुआत की जाएगी, इनमें राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट, राजस्थान की ही अलवर सीट, यूपी की सुरक्षित सीट बांसगांव, छत्तीसगढ़ की कांकेर, मध्य प्रदेश की मुरैना सीट शामिल है। इन 5 लोकसभा सीटों पर जिस विधानसभा में पार्टी सबसे कम वोटों से हारी है, वहां वो वोट रक्षक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत हर 20 वोट पर एक वोट रक्षक की तैनाती होगी और वोट रक्षक को जिम्मेदारी दी जाएगी कि इन सीटों पर विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी न हो पाए। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने इसे लेकर कहा कि जैसे हर वोट मायने रखता है, वैसे ही हर हस्ताक्षर भी मायने रखता है। आप में से हर एक जो लोकतंत्र के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़ा है, मायने रखता है। एक व्यक्ति एक वोट के हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा के लिए अपना समर्थन दिखाएं। हम प्रत्येक व्यक्ति के मतदान के अधिकार के लिए और अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो हमें एक जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। साफ है, कांग्रेस अब वोट चोरी के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने में जुट गई है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार कर ली है। वोटों में धांधली को लेकर विपक्ष के आरोपों से चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, आयोग उसे खारिज तो कर रहा है, लेकिन अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं कर रहा। और विपक्ष भी जब वीडियो फुटेज की मांग कर रहा है, तो उसे निजता का हनन बताते हुए इनकार कर रहा है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, उसके बाद फुटेज देने को लेकर आयोग के इस बहाने का भी पर्दाफाश हो गया है, जिससे वो और भी कई सवालों से घिर गया है। देखिए ये रिपोर्ट। वोटों में धांधली को लेकर चुनाव आयोग अब अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। अब जो खुलासा सामने आया है, उसने चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एक जांच रिपोर्ट में सामने आया कि 2019 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं के डेटा, जिनमें फोटोग्राफ भी शामिल है, उन्हें तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली तेलंगाना की तत्कालीन सरकार को शेयर किया। और खास बात यह है कि टीआरएस सरकार ने इस डेटा के साथ काम करने के लिए कथित तौर पर प्राइवेट फर्मों की नियुक्ति भी की थी। आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आई है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि मतदाता सूची, जो कि चुनाव आयोग की निगरानी में रखा जाने वाला एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, उस तक पहुंच केवल आयोग की इजाजत से ही मुमकिन है। यानी पहले तक तो हर राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से डेटा दिया जाता था, लेकिन जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटिंग लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाते हुए, फर्जी वोटिंग के दावे करते हुए चुनाव आयोग से डेटा मांगा,
तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इससे इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इसमें महिलाओं की भी फोटो है, हम वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये उनके निजता के अधिकार का हनन होगा। ऐसे में जब ये रिपोर्ट सामने आई तो चुनाव आयोग अपने ही बयान में फंसता दिखाई दे रहा है कि क्या तब ये अधिकार संविधान ने नहीं दिए थे जब तेलंगाना सरकार के साथ जानकारी साझा की गई। सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट की एक क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को घेरा है। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग ने तेलंगाना की बीआरएस सरकार और प्राइवेट कंपनी को वोटरों का डेटा दिया था। इसमें वोटरों की तस्वीर और उनका पता शामिल था। एक तरफ सीईसी ज्ञानेश कुमार वोटरों का डेटा देने में बहानेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग पहले ही वोटरों का डेटा एक प्राइवेट कंपनी और बीआरएस सरकार के हाथ में सौंप चुका है। आज देश में वोट चोरी का मुद्दा सबसे अहम है। देश की जनता चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करती है। हम लगातार चुनाव आयोग से वोटरों का डेटा मांग रहे हैं ताकि उसकी निष्पक्ष जांच हो और वोट चोरी रोकी जा सके। ज्ञानेश कुमार को यह डेटा साझा करना चाहिए, वरना देश की जनता ये मानेगी कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों का साथ दे रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस खुलासे ने चुनाव आयोग को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है तो सवाल ईवीएम को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। अब एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा गर्मा गया है। पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या हम चुनाव को हैकर्स के भरोसे छोड़ दें? तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि बैलेट पेपर वापस लाया जाए। कांग्रेस नेता ने एक न्यूज रिपोर्ट शेयर की जिसमें दावा किया गया कि इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दुनिया भर के चुनावों में हेरफेर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया कि आज के हाईटेक जमाने में क्या हम देश के चुनाव हैकर्स के भरोसे छोड़ सकते हैं? जरा सोचिए, क्या भारत के चुनाव बैलेट पेपर यानी वोटिंग कागज से नहीं होने चाहिए? दिग्विजय सिंह ने यह भी मांग रखी कि वीवीपैट की पर्ची वोटर्स को दी जाए। उन्होंने लिखा कि ईवीएम की वीवीपैट पर्ची हमारे हाथ में क्यों नहीं दी जाती? क्या ये मांग जायज नहीं है? सोचिए, दिग्विजय का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। राहुल ने कर्नाटक के आलंद में 6000 से ज्यादा वोट डिलीट करने की कोशिश का आरोप लगाया। विपक्षी दल इस मामले को लगातार उठाते आ रही हैं और अब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है। अब कांग्रेस नेता की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, उनकी वो मांग पूरी होती है या नहीं, देखना होगा। चुनाव आयोग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई। शाह से मुलाकात के तुरंत बाद नीतीश जेडीयू दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। नीतीश के इस कदम को लेकर कहा जा रहा है कि शाह के साथ उनकी बैठक बेनतीजा रही और चुनाव से पहले वो कोई बड़ा कदम उठा ले तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के एक होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात 20 मिनट तक चली, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मुलाकात के तुरंत बाद नीतीश कुमार जेडीयू के कार्यालय पहुंच गए। वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की। उनके इस कदम को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अमित शाह के साथ हुई चर्चा से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और दोनों की ये बैठक बेनतीजा रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर रही है। उधर इस बार बीजेपी की तरफ से अब की बार एनडीए सरकार का नारा दिया गया, जबकि पहले नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाता रहा है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि ये बात नीतीश कुमार को असहज कर रही है। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार बीजेपी के इस हालिया रुख को भांपते हुए कोई बड़ा फैसला ले लें तो इसमें हैरानी नहीं होगी। इस बीच एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान के तेवर भी नरम होते दिख रहे हैं। उन्होंने सीट बंटवारे पर कहा कि 2-4 सीटें कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे जहां हमारी स्ट्राइक रेट 100% हो। चिराग के इस बयान से साफ पता चलता है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। यानी 2-4 कम सीटें चिराग को मंजूर हैं, लेकिन मिलने वाली सीटों पर वो 100% स्ट्राइक रेट की उम्मीद रख रहे हैं। नीतीश कुमार का शाह के साथ बैठक करने के बाद अपनी पार्टी के दफ्तर में जाकर मंथन करना साफ दिखाता है कि बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और कभी भी राज्य में चुनावी बिगुल बज सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सब के बीच क्या नीतीश कुमार को बीजेपी तमाम मुद्दों पर सहमत कर पाती है या फिर वो चुनाव से पहले कोई दूसरा ही रास्ता इख्तियार करते हैं।
चर्चा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे नजरें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम सहित अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। तो अब किस दिन होगी इस मामले की सुनवाई और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, शर्जील इमाम, शिफाउर रहमान और मिरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई एक बार फिर टाल दी। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी 22 सितंबर को होगी। अब ये मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ के आगे रखा गया है। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब इस सुनवाई को टाला गया है। इससे पहले 12 सितंबर को भी ये सुनवाई टल गई थी। तब ये मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। तब कोर्ट ने कहा था कि उन्हें केस के कागजात देर रात करीब 2:30 बजे मिले थे, जिससे उन्हें केस की तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मामला 2020 के दिल्ली